हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मंडेरियन एकेडमी। और आज की जो हमारी एडिटोरियल डिस्कशन की सीरीज़ है, जो हमारे मेंस एंड इंटरव्यू दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसको लेके आए हैं। इस लेटेस्ट डेवलपमेंट में जो हमारे यहाँ पे G20 की प्रेसिडेंसी के अंदर मीटिंग्स चल रही है, इन्हीं मीटिंग्स के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और स्पेसिफिकली कश्मीर के अंदर हमारे जो G20 की ग्रुपिंग्स है, उन्होंने वहाँ पे एक टूरिज़्म सेक्टर की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन का पहले से ही डिसीजन ले रखा था। वहाँ इसको लेकर के तैयारियाँ भी चल रही थी। अभी एकदम लास्ट मोमेंट पे जो चाइना ने ये कहा है कि हम जो ये G20 की मीटिंग हो रही है आपकी कश्मीर के अंदर, हम उसको बॉयकॉट करेंगे। तो यहाँ पे हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि सबसे पहले कि आखिर चाइना इसका विरोध क्यों कर रहा है और ऐसे कौन से देश हैं जो चाइना के साथ या अलग से भी अपना एक विरोध कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो हमारे G20 की मीटिंग को लेकर के। इसके साथ यहाँ पे G20 की जो हमारी एनुअल प्रेसिडेंसी चल रही है, एक साल तक ये इवेंट्स अनफोल्ड होंगे। हमारे जो लास्ट ईयर दिसंबर 2022 में हमको इसकी अध्यक्षता मिली और इस साल के लास्ट तक ये हमारे पास है। तो G20 एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट भारत के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बन चुका है। इसकी कुछ मीटिंग्स राजस्थान में भी हुई है। तो हम यहाँ देखेंगे आखिर G20 भला क्या है और इसके जितने आयाम बनते हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो G20 है, इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास कब आई। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लास्ट ईयर दिसंबर 2022 में हमारे पास ये प्रेसिडेंसी आई। हमने किससे लिया था प्रेसिडेंसी? लास्ट ईयर इसकी प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, उससे हमने वहाँ से उनसे टेक ओवर किया। G20 की ये थीम है। इस थीम के अंदर ये G20 का लोगो देख सकते हैं। इस लोगों के अंदर हमने एक लोटस दिखाया है और उस लोटस के अंदर हमने अर्थ को देखा। मतलब ये एक सिंबॉलिक चीज़ है कि किस प्रकार से अर्थ का डेवलपमेंट है वो राइज लेना चाहिए। जो लोटस जिसके अंदर नीचे से दलदल से वो निकलता है और अर्थ को जन्म देता है, एक कुछ सिंबॉलिक थीम देने की यहाँ से प्रयास किया गया। भारत के पास ये एक अच्छा मौका था। इस मौके के अंदर जो हमारी इसकी थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम की है और यहाँ पे जो इसका जो हमारी पंच लाइन है वो एक अर्थ, एक परिवार और एक भविष्य को लेके, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और जनरल अवेयरनेस की चीज़ें हो गई जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि G20 को लेके चाइना का इशू क्या है। तो G20 की जो टूरिज़्म की मीटिंग थी वो श्रीनगर में होनी थी। तो वहाँ पे सबसे पहले विरोध किसने किया? विरोध किया चाइना ने। और चाइना ने अपने रीजंस क्या बताए? जो चाइना कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर है ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी और इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर भारत को G20 को वहाँ ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए था, इसलिए हम इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। तो चाइना यहाँ पे एक इसका पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ हम इसका ये एक उसका राजनीतिक संदेश है। चाइना के साथ पाकिस्तान, हालांकि ना तो वो G20 का मेंबर है, ना उसको हमने स्पेशल इन्वाइटी में इन्वाइट किया, तो वो तो वैसे ही हमारे जो अच्छे काम होते हैं उसको खिलाफ ही रहता है। और जम्मू एंड कश्मीर में हम भी कुछ भी करें, पाकिस्तान उसका विरोध करेगा ही करेगा। तो पाकिस्तान यहाँ विरोध कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का विरोध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चाइना का है। चाइना का इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चाइना G20 का मेंबर है। यदि कोई संस्था का मेंबर स्टेट अगर आपका बॉयकॉट करता है, हालांकि ये कोई कोर ग्रुप की मीटिंग नहीं है, एक टूरिज्म को लेके था, परंतु वहाँ जहाँ भी ये वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग होती है वहाँ पे इन सभी कंट्रीज़ के मेंबर या डिप्लोमेट प्रेजेंट रहते हैं। तो ये चाइना का था। ऐसा नहीं है कि चाइना ने पहली बार इस प्रकार के विवाद उठाए। चाइना ने इससे पहले जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है या जो हमारा लद्दाख है, उनको लेके भी ये इस प्रकार के रिजर्वेशन और पॉइंट पहले उठा चुका है। तो ये हालांकि एक सिंबॉलिक मैसेज है चाइना की तरफ से, जो इस सिंबॉलिक मैसेज को अगर डिस्कोर्स कर लिया जाता, अगर सेटल डाउन हो जाता, तो भारत के लिए जो हमने आर्टिकल 370 को हटाया है और उसमें जो बदलाव किए हैं, उसके कारण से जो 2019 के बाद से एक नैरेटिव बना है, उसको ख़त्म करने में हमें एक बहुत अच्छी हेल्प मिलती। दूसरा, इसके साथ ही टर्की, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट, इन देशों ने भी इसका विरोध किया है कि और इन्होंने कहा है कि हम इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। तो आप सबसे पहले तो मैं आपको कॉमन चीज़ बता दूं, यहाँ पे टर्की G20 का मेंबर है और सऊदी अरेबिया G20 का, इजिप्ट G20 का मेंबर नहीं है, लेकिन ये एक स्पेशल इन्वाइटी है। इसको यहाँ पे इनवाइट किया गया है भारत की तरफ, प्रेसिडेंसी की तरफ से, कि आइए और आप यहाँ पे G20 में जितनी मीटिंग होती है उसमें पार्ट लीजिए। परंतु चाइना, टर्की, सऊदी अरेबिया, तो ये तीन देश जो G20 के टोटल 20 देशों के से अंदर से इनकी काउंटिंग होती है, इन्होंने इसका विरोध। चाइना का विरोध का रीज़न अलग है। टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, इनका जो रीज़न है
आप जानते हैं कि टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये तीनों की तीनों जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, OIC, ये तीनों के तीनों देश इस OIC के मेंबर हैं। इन तीनों ने जो इनका एक जो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के जो पाकिस्तान के द्वारा इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर इस विवाद को बहुत पहले से उठाया गया है, उसी के इसका ये हमेशा विरोध करते आए हैं और ये काफ़ी क्रिटिकल रहे हैं। जब भी जम्मू एंड कश्मीर में भारत ने यूनिलेटरल कोई भी चेंज किया है तो जो इस्लामिक कॉपरेशन की कंट्रीज़ है, OIC ग्रुपिंग है, उसने इसका विरोध किया है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। हम वहाँ पे एक टूरिज़्म की मीटिंग करवा रहे हैं G20 की। इसका मतलब ये मानिए कि हम बिल्कुल वर्ल्ड को कह रहे हैं देखिए ये हमारी टेरिटरी है और हमारी टेरिटरी में जो हमें अच्छा लगेगा वो हम करेंगे। तो इसका विरोध जो इस्लामिक कॉपरेशन है, OIC के मेंबर्स हैं, जिसमें टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट है, इन्होंने इसका विरोध किया है। और ये एक फंडामेंटल इस्लामिस्ट कंट्रीज़ हैं, इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया है। और ये पाकिस्तान को एक तरह से जो इनका सपोर्ट रहा है, जो इस्लाम को लेकर के सपोर्ट रहा है, उसके संदर्भ में ही उनका सपोर्ट रहा। यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए, OIC एज ए होल ग्रुप, इसके अंदर और भी कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर आप ये देखिए बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, ओमान है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। परंतु ये चारों देश भारत की इस मीटिंग के अंदर आ रहे हैं। इसमें कुछ तो मेंबर्स हैं G20 के और कुछ स्पेशल इन्वाइटी है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कौन इसके मेंबर्स हैं। परंतु बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ओमान और UAE, ये सारे जो मेंबर्स हैं वो आ रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहाँ पर? जो आपकी टूरिज्म की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है श्रीनगर में, उसके अंदर। परंतु कुछ जो OIC के मेंबर्स हैं, जैसे टर्की है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट है, ये नहीं आ रहे हैं। तो इनका रीजंस आप समझ गए, ये फंडामेंटलिस्ट हैं और इनका काफ़ी क्रिटिकल विरोध रहता है और ये थोड़ा पाकिस्तान को सपोर्ट भी करते हैं। इस सऊदी अरेबिया, हालांकि भारत से उसके काफ़ी अच्छे संबंध है, टर्की तो हमेशा भारत के एकदम ब्लंटली ऑपोजिट रहता है, और भारत भी टर्की को लेके उसके जो आजकल फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आ रहे हैं काफ़ी क्रिटिकल है। परंतु ये हमें ये पता होना चाहिए कि चाइना एकमात्र ऐसा देश नहीं था जिसने इसका विरोध किया, और मैं अदर मेंबर्स में टर्की और सऊदी अरेबिया ने भी इसका विरोध किया और इजिप्ट ने भी किया। हालांकि इन तीनों ने कोई भी ऐसा पॉलिटिकल मैसेज नहीं दिया है जिस प्रकार से चाइना एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाहता है। और इसके जवाब भी आने बाकी हैं कि जो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्या ये आपका पॉलिटिकल कोई डिसीजन है या किस प्रकार से है, क्योंकि इन चीज़ों से ही हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ तय होते हैं। यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम ऐसा कोई पहला एक अंतर्राष्ट्रीय जो इवेंट है उसको हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं यहाँ पे। कब से? जब से हमने जो फॉर्मर हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, वहाँ पे जो हमने धारा 370 को हटाया और उसमें बदलाव किए, उसके बाद से ये पहली बार कोई इंटरनेशनल इवेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर तो वैसे ही काफ़ी चर्चाओं में रहता है, और ये जो इवेंट हम कर रहे हैं इस कारण से इसमें ऐसा होना स्वाभाविक था, हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, तो सेम उसी लाइन पे हुआ है। परंतु फिर भी आप ये देखिए 20 में से 17 कंट्रीज तो क्लियरली सपोर्ट में। अब इससे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ये तो हमारा जो करंट इसके अंदर इश्यू था वो देखा। अब ये देखेंगे आखिर G20 है क्या। क्योंकि G20 एक तो पहली बात एक इंटरनेशनल संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और क्या ये सरकारी संस्था है? जी नहीं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस संस्था के अंदर 19 तो देश हैं, और इन 19 देशों के अलावा एक इसके अंदर यूरोपियन मेंबर है, यूरोपियन यूनियन है। तो टोटल देश कितने हो गए? 20। यूरोपियन यूनियन का होने का मतलब ये नहीं कि यूरोप से वहाँ के देश भी नहीं है। जो देश यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन एज ए संस्था खुद भी इसके अंदर है। अब जो G20 की समिट्स होती है या जो इसकी मीटिंग्स होती है, G20 की जो मीटिंग्स होती है वो एनुअल होती है। हर साल इसकी एक समिट होता है, और इसको ऑर्गेनाइज करने का इसका जो पर्पज़ क्या है कि आखिर कल को आपको इंटरव्यू में कोई पूछ ले, कोई मेंबर पूछ ले कि साहब क्या आप G20 की मीटिंग ही क्यों करवाएं, जहाँ G20 को लेकर के इतने विवाद हो रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं हम भारत के अलग अलग शहरों में, आप इतनी मीटिंग्स कर रहे हो और अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हो, इससे अच्छा तो आप पॉवर्टी में खर्च कर लो। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप देखिए G20 का पर्पज़ क्या है। पहली बात तो विश्व का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रुपिंग है ये, और जो विश्व की GDP जनरेट होती है उसका भी एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ग्रुपिंग है। इस ग्रुपिंग के अंदर क्या है, जो मेजर एडवांस और एमर्जिंग इकोनॉमीज़ है वो इसके पार्ट हैं, और ये डिस्कस करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं किसके पर, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संबंधित विवाद हैं या इश्यूज़ हैं उसको, जो ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं इनके बारे में ये लोग डिस्कशन करते हैं। आप ये देखिए इनका मुद्दा क्या होता है इन इकोनॉमिक इश्यूज़ के अंदर, तो इनका मुद्दा होता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनाई जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विश्व के अंदर कैसे लाई जाए,
इंटरनेशनल ट्रेड है उसके अंदर विवाद कम क्यों हो और उसको हम कैसे बढ़िया रेगुलराइज करें जिससे पूरे विश्व की प्रगति हो सके, और इसके अलावा भी जो विश्व के अंदर और कोई ग्लोबल चैलेंजेस चल रहे हैं तो उसके बारे में। अगर मैं आपको इनको उदाहरण दूँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आप ये देख सकते हैं जिस प्रकार के यूएसए के अंदर उसकी जो मैंने आपको बताया डेब्ट की सीलिंग चल रही है, तो वो इकोनॉमिक पॉलिसी का नतीजा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की यदि आप बात करें तो आप देखिए श्रीलंका को देख सकते हैं, आप पाकिस्तान को देख सकते हैं, आप बांग्लादेश को देख सकते हैं, जिस प्रकार से इन देशों में फाइनेंशियल डी स्टेबिलिटी आई है। इसीलिए इसकी जो पॉलिसी होती है G20 की, इन समस्याओं के निराकरण में उनका योगदान होता है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, जिस प्रकार से आपने देखा यूएसए और चाइना इनके आपस में ट्रेड को लेकर के 2019 के अंदर विवाद स्टार्ट हुआ था और उसका असर आज संपूर्ण विश्व के ऊपर पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो पॉलिसीज होती है उसका इफेक्ट इंटायर ग्लोब पे होता है, और आप भी जो हमारी ग्लोबल सप्लाई की चेन है उन पे इफेक्ट पड़ा है। ग्लोबल चैलेंजेस जैसे आप ये देख सकते हैं जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसको ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गए हैं, लेकिन अभी भी कोई भी हमें नियर भविष्य में कोई भी एक आशा दिखाई नहीं दे रही है। आशा हमें रखनी चाहिए, परंतु अगर प्रैक्टिकल होकर देखें तो अभी हमें कहीं भी आसपास दूर दराज ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। इस G20 के अलावा इसके मेंबर्स कौन है, मैंने आपको बताया कि 19+1 की इसकी ग्रुपिंग है, 19 तो इसके अंदर देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो जनरली इसके नाम मैं आपको मैप के साथ बता दूंगा तो आपको बेटर रहेगा कि आपको समझ में आएगा। यदि आप उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका से यहाँ पे 3 मेंबर हैं, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और मैक्सिको। तो 3 सदस्य देश तो आपके कहाँ से हो गए, उत्तरी अमेरिका से, और 2 सदस्य देश आपके दक्षिणी अमेरिका से हैं। उसके अंदर एक आपका ब्राज़ील है और एक आपका अर्जेंटीना है। तो टोटल 2 मेंबर्स आपके यहाँ पे हो गए। तो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन दोनों कॉन्टिनेंट को यदि मिला लें तो हमारे पास G20 के अंदर 5 मेंबर देश आते हैं। देखिए नॉर्थ अमेरिका में तो मेजर कंट्रीज ही 3 है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, तो वो सारे इसके मेंबर हैं। और साउथ अमेरिका के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, उसके अंदर ब्राज़ील और अर्जेंटीना का ही नाम आता है। तो आप इनके साथ आप समझ सकते हैं कि 5 देश हो गए। फिर आइए हम वेस्टर्न यूरोप को देखते हैं। यूरोपियन यूनियन को हम लास्ट में देखेंगे। वेस्टर्न यूरोप में जो आप P5 कंट्रीज़ को याद रखें, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं यूरोप की, एक तो P5 परमानेंट कंट्रीज़ है, इसके अलावा और जितनी परमानेंट कंट्रीज़ है वो तो G20 की मेंबर है ही है। यहाँ आप यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, 1, 2, 3, 4 और टर्की 5, ये पाँचों के पाँचों किसके मेंबर हैं, ये पाँचों के पाँचों यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। तो यहाँ जो 5 देश हैं कौन कौन है, यूके हो गया, यूके और फ्रांस, उसके बाद जर्मनी और इटली और टर्की। तो आप ये देखिए यूरोप की जो मेजर पावरफुल कंट्रीज़ है वो सारी इसमें इंक्लूड है। तो ये 5 देश कहाँ से हो गए आपके, वेस्टर्न यूरोप से हो गए। टर्की चूँकि नाटो का पार्ट है, इसको हमने इसलिए अलायंस में इंक्लूड कर दिया है। इसके बाद अगर आप साउथ अमेरिका से देखें तो साउथ अमेरिका से केवल और केवल एक ही कंट्री है, साउथ अफ्रीका। आई मीन टू से कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से देखें, मैंने गलती से साउथ अमेरिका बोल दिया था। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हमको देखें तो कौन सी कंट्री, एक ही कंट्री, दैट इज़ साउथ अफ्रीका। यहाँ पर 5 देश हो गए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के मिला के, 5 देश हो गए आपके पश्चिम मतलब यूरोप से। उसके बाद एक आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से साउथ अफ्रीका हो गया। जो हमारा मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट से आपको एक कंट्री मिलेगी, दैट इज साउथ अरेबिया। फिर आप यहाँ पे पावरफुल कंट्रीज़ क्या है, जो हमारे रिग एक ऑपरेशन है RIC, रशिया, इंडिया, चाइना। इस ग्रुपिंग के 3 मेंबर है, रशिया, चाइना और इंडिया। इसके साथ जो इमर्जिंग इकॉनमी या पावरफुल इकॉनमी की बात करें तो जापान है, साउथ कोरिया है, इंडोनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। तो आप ये देखिए बैलेंस कितनी बच गई, 1, 2, 3, तो 3 तो हमारी रिग की हो गई। इसके बाद 1, 2, 3, 4 हमारी ईस्टर्न जो पैसिफिक ओशन के लगती हुई हमारे देश हैं वो हो गए। टोटल कितने, 5 यहाँ से, एक अफ्रीका से 6, 5 यूरोप की, 5, 5, 10 और 1, 11, एक मिडल ईस्ट से 12, उसका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 19 कंट्रीज़ तो आपके ये हो गए, और एक यूरोपियन यूनियन खुद इसका एक पार्ट है। तो टोटल यहाँ पे 20 जो मेंबर्स हैं वो G20 के मेंबर्स हैं। आप इनको आराम से मैप को पढ़ते हुए इसी प्रकार समझे तो आपको दोबारा इनको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से समझें। और अगर ऐसा ना भी समझ पाए तो आप इतना ध्यान रखिए, या तो पावरफुल इकॉनमी है या फिर वो इकॉनमीज इमर्जिंग है। आप इसके अंदर कोई भी ऐसा देश बता दीजिए कि जो पावरफुल इकॉनमी नहीं है या इमर्जिंग इकॉनमी नहीं है और जो इसका मेंबर है, ऐसा कोई इसमें मेंबर है ही नहीं। भारत के पास प्रेसिडेंसी आई G20 की, तो आप ये देखिए भारत को प्रेसिडेंसी कब मिली, दिसंबर 1, 2022 से, और ये कब तक रहेगी, इस साल के लास्ट तक, 30 नवंबर तक हमारे पास प्रेसिडेंसी रहेगी। और जो प्रेसिडेंसी रहती है वो तय करता है कि इसमें कितनी मीटिंग्स होगी, कहाँ होगी। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको बोलते हैं ट्रायोकिया।
अब ट्रायोकिया होता क्या है, जो देश इसकी मेज़बानी कर रहा है और जिस देश ने लास्ट ईयर इसकी मेज़बानी की और जो देश इसके बाद मेज़बानी करेगा, इन तीनों के समूह को मिला करके इसको ट्रायोकिया बोलते हैं। तो भारत अभी कर रहा है 2023 के अंदर, 2022 के अंदर ये इंडोनेशिया के पास थी और ब्राज़ील 2024 में करेगा। तीनों ही लार्ज एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं और तीनों ही यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स नहीं हैं। तो ये तीनों देश एक लार्ज इकोनॉमिक ग्रोथ और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा पद मिलना चाहिए, ऐसे देश हैं। तो ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट आया G20 में और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 3 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है वो कंटिन्यूसली 3 साल इसकी मेंबर्स बनेगी। तो हो सकता है ये एक इसको नई दिशा देने का प्रयास करे। ये एक इसका लूप होल कह सकते हो या इसका इंपॉर्टेंट इवेंट है कि G20 के अंदर इसका खुद का कोई सेक्रेटरीट या सचिवालय नहीं है। तो इस कारण से होता क्या है कि जिस देश के अंदर इसका आयोजन होता है उसी देश के अंदर इसकी सारी मीटिंग्स वगैरह ऐसे हेल्डअप की जाती है, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र नेक्स्ट देश में। तो ये इसका सचिवालय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी एक सवाल बनता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक परमानेंट सेक्रेटरीट होना ज़रूरी है। परमानेंट सेक्रेटरीट होने से जो कामकाज है वो स्मूथ होता है। इसकी थीम हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसकी थीम जो है 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर है, या फिर इसको हमने वसुधैव कुटुंबकम को किया है। और इसकी मीटिंग्स के बारे में देखेंगे, इसकी मीटिंग्स कहाँ हेड हो रही है या कितनी होगी। देखिए जो ये थीम है वसुधैव कुटुंबकम, इसको हम कहाँ से लेके आए हैं, एंड हमारा जो संस्कृत का टेक्स्ट है महाउपनिषद से हमने इस वर्ड को लिया है। महाउपनिषद के अंदर वसुधैव कुटुंबकम मेंशन है, वहाँ से उठ को इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहने का है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो यहाँ पे ये केवल और केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहे, ये इस हमारी धरती पर पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव हैं उन सभी को बोल रहे हैं कि वो सब एक परिवार है, वो सब का एक ही भविष्य होगा और हम सब का एक ही घर है, दैट इज़ अर्थ। तो यहाँ पे इन सब को होमोनाइज किया है, यूनिवर्सलाइज किया है और एक मूवमेंट चला था लाइफ। तो इसको आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लाइफ एक मूवमेंट चला था जिसके अंदर लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसमें यह कहा गया कि हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो खान पान है, वो सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे हम पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाए। तो इसको प्रमोट भी इसी के साथ किया जा रहा है। एक चीज़ याद रखिए कि जो हमारा जो अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल क्या है, देखिए हम 100 वर्षों के समय को एक शताब्दी में काउंट करते हैं। आपने बहुत देखा होगा अमृतकाल अमृतकाल, आखिर अमृतकाल है क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो 100 वर्षों के समय को हम एक शताब्दी काउंट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे भारत आज़ाद कब हुआ था, 1947। 47 से लेकर के कब आएगा नेक्स्ट 2047। तो 1947 से लेकर 2047 तक हमारी एक शताब्दी पूरी हो जाएगी, मतलब 10 दशक और एक शताब्दी हमारी पूरी हो जाएगी। तब है क्या, 1947 से 2019 तक हम अपने 75 साल पूरे कर चुके हैं आज़ादी के। 2022 तक हम हमारे 75 साल पूरे कर चुके हैं आज़ादी के। तो इस 75 साल को पूरे करने के बाद जो 76 साल से लेकर 100 साल का समय है, इस काल को हमने अमृतकाल कहा है। तो हमारा अमृतकाल स्टार्ट कब हुआ, 2022 के एंड से। तो ये अमृतकाल का ही समय है। इस अमृतकाल के समय को भारत ये इस प्रकार से, आप भारत का जो भी टारगेट देखेंगे, भारत अपना टारगेट 2047 पे फोकस करता है। क्या बोलेगा, हमने हमारे एमिशन है वो नेट ज़ीरो करना है, हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका पेनिट्रेशन हमने 70% कर देना है 2047 तक। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये अमृतकाल को ध्यान में रखते हुए ही की गई। यहाँ भी भारत यही बोल रहा है कि हम हमारे अमृतकाल के अंदर हैं और अमृतकाल की शुरुआत G20 के साथ हुई, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंदर करीब करीब 200 मीटिंग हुई 50 शहरों के अंदर और 32 अलग अलग स्ट्रीम अलग अलग चीज़ों को लेकर के हुई, जिसके अंदर वुमेंस है, आपका टूरिज़्म है, वर्किंग ग्रुप्स हैं, इनके अलग अलग मीटिंग्स हुई। तो आप ये एक बेसिक जानकारी है, इसको याद नहीं करना है आपको, ऐसे ही आपकी समझ बनेगी, उससे आप इन चीज़ों को कर लेंगे। तो ये हो गई। इससे साथ हमारे राजस्थान के अंदर जो मीटिंग्स हुई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे इंटरव्यू पूछ ले। क्योंकि इसमें 2 ट्रैक होते हैं, एक शेरपा ट्रैक होता है, एक फाइनेंस ट्रैक होता है। जो शेरपा ट्रैक की मीटिंग हुई थी पहली, वो उदयपुर के अंदर हुई थी, ये दिसंबर 2022 के अंदर, और ये पहली ही मीटिंग थी G20 की। आपको पता है कि हमको जो इसकी 1 दिसंबर 2022 को इसकी अध्यक्षता दी गई थी और इसकी पहली ही मीटिंग हमने उदयपुर में की थी, जिसका काफ़ी भव्य आयोजन किया गया था। इसके साथ जिसका एम्प्लॉयमेंट रोजगार संबंधित वर्किंग ग्रुप है, उसकी मीटिंग इसकी जोधपुर के अंदर हुई, और जो इसके फाइनेंस को लेके सस्टेनेबल फाइनेंस की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी वो उदयपुर में हुई, और वुमेन को लेकर के जो इसकी मीटिंग हुई जयपुर में हुई। तो राजस्थान से 3 हमारे शहर हैं वो इससे संबंधित रहे।
एक आपका जयपुर, एक आपका जोधपुर, एक उदयपुर। तो उदयपुर के अंदर तो क्या हुआ, उदयपुर के अंदर आपके जो सस्टेनेबल फाइनेंस को लेके मीटिंग हुई। जयपुर के अंदर कौन सी मीटिंग, यहाँ पे महिलाओं से संबंधित मीटिंग हुई। जोधपुर में कौन सी मीटिंग हुई, तो जोधपुर के अंदर आपके जो रोजगार से संबंधित मीटिंग हुई, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की। इसके अलावा ये तो सारे के सारे पार्ट्स हैं, और जो मेन एक मीटिंग हुई थी वो उदयपुर के हुई थी, वो शेरपा ट्रैक की मीटिंग हुई। तो इन 3 शहरों में हमारी मीटिंग हुई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बाकी एलिमिनेट कर सकते हैं, और इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। इसका ड्यूरेशन याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका ड्यूरेशन याद रखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हालांकि 200 मीटिंगें हुई, हमें वो भी याद नहीं रखना है कि कौन सी मीटिंग कहाँ हुई, परंतु सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में कुछ ही मीटिंग हुई है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। इसके साथ जो अभी टूरिज्म सेक्टर की मीटिंग चल रही है जम्मू कश्मीर में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विरोध भारत को देखने को मिलता है। ये जो ग्रुपिंग है वो काम कैसे करती है, जो हमारा G20 काम कैसे करता है, तो देखिए G20 काम करने के 2 तरीके, यहाँ पे 2 ट्रैक चलते हैं। पहले एक तो है इसका फाइनेंस ट्रैक, और दूसरा है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रस्ट में हमारे जो भारत ने अभी शेरपा नियुक्त किया है वो आपके अभिनव कांत हैं, तो जो कि हमारे पहले नीति आयोग के अंदर काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहे थे। और जो फाइनेंस ट्रैक होता है ये, अब फाइनेंस ट्रैक इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे सेंट्रल बैंक, जितने भी विश्व के अंदर सेंट्रल बैंक किसको कहते हैं, जो हमारे यहाँ भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएसए के अंदर फेडरल बैंक ऑफ यूएसए है। तो आप इन संस्थाओं से ये देखते हैं कि सारे के सारे कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक है, इन सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं वो फाइनेंस ट्रैक के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ इन राष्ट्रों के जो वित्त मंत्री वो भी भाग लेते हैं। तो एक तो फाइनेंस ट्रैक होता है और एक शेरपा ट्रैक होता है। शेरपा की नियुक्ति हर राष्ट्र के द्वारा की जाती है, और जो शेरपास बनाए जाते हैं वो इसको लीड करते हैं। तो यहाँ पे G20 के अंदर मुख्य 2 ही है। इसके अलावा यहाँ इनके जो छोटे मोटे और वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग चलती रहती है, लेकिन ट्रैक्स 2 हैं इंपॉर्टेंट। भारत ने क्या अपनी रणनीति बनाई है और क्या प्रायोरिटीज़ रखी है G20 को लेके। भारत का फोकस है ग्रीन डेवलपमेंट को लेके, हरित प्रदेश और हरित जो क्रांति लानी है, और जो हमको एक एनवायरनमेंट को एक डेवलपमेंट देना है उसको लेकर के। दूसरा क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर की भारत की अपनी इच्छाएं हैं, और लाइफ मूवमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, लाइफ फॉर एनवायरनमेंट। इसके साथ इंक्लूसिव ग्रोथ और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको लेकर के एक प्रोग्रेस होनी चाहिए। उसके बाद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है, आप ये देखिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, रोड का नेटवर्क हो गया, रेलवे का नेटवर्क हो गया, एयरपोर्ट का नेटवर्क हो गया, ये सारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब क्या है, आपको फिनटेक यूनिवर्सिटीज़ हो गई, आपको रिजर्वर्स हैं, हमारे डाटा के सेंटर्स हैं, इन सारी चीज़ों के नेटवर्क को इन्होंने यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोला है। उसके बाद जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस बनने हैं 21वीं सदी में, उसके बारे में यहाँ चर्चा है। और जो महिलाओं को लेकर के एक जेंडर न्यूट्रल की अप्रोच रखी गई है कि जनरली हम महिलाओं को नेगलेक्ट करते हैं, उसको लेकर के भी भारत ने इस बार अपनी इसमें वो रखी। और महिलाओं की जो W20 की जो मीटिंग हुई थी वो हमारी जयपुर के अंदर ऑर्गेनाइज हुई। ये चीज़ें हमारे एक काम की है, भारत ने इस प्रकार से अपने बनाई। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ, मैं आपको बता चुका हूँ, अमृतकाल इसी साल स्टार्ट हुआ था। अमृतकाल के साथ हमने इसको स्टार्ट कर दिया भारत के अंदर। इसी के साथ जब इसकी शुरुआत हुई थी, भारत के पास जब इसकी अध्यक्षता आई, तो हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास 100 मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पे इन्होंने G20 का लोगो और कलर्स चलाए थे। इसके साथ जो नागालैंड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसको हॉर्नबिल फेस्टिवल कहते हैं, वहाँ पर भी G20 को दिखाया गया था। और हमारे सैंड आर्टिस्ट है वेरी फेमस मिस्टर सुदर्शन पटनायक, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, तो इन्होंने उड़ीसा का जो पूरी बीच है वहाँ पे मिट्टी से, सैंड से G20 का लोगो बनाया था। तो ये एक शुरुआत हुई थी। तो यहाँ ये इसलिए दिखाया, देखिए ये इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा, इंटरव्यू में अमृतकाल क्या है और कैसे है ये आपसे पूछ सकते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल अब न्यूज़ में रह जाएगा, आपके ASI के मॉन्यूमेंट्स न्यूज़ में रह जाएंगे, और मिस्टर जो सुदर्शन पटनायक है ये न्यूज़ में रह जाएंगे। तो इससे क्या आपको कोई क्वेश्चन अगर कभी गलती से आए तो आपको अजीब ना लगे, अनजाना ना लगे। तो ये G20 की जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हमारे देश में चल रहा है, 1 साल का जो ये मूवमेंट चल रहा है, इसको लेकर के जो जिन देशों ने इसका विरोध किया, इसके अंदर कौन मेंबर्स हैं, इनका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार भारत अपनी प्रायोरिटीज़ को तय कर रहा है, और भारत के उद्देश्य क्या हैं, इसमें आने वाली अड़चने भी आपने देख ली। आप अड़चने बता सकते हैं कि भाई कुछ देशों से विरोध हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक हमारे इस टॉपिक को कवर कर देती है। और इससे बाहर मुझे नहीं लगता आपसे किसी प्रकार से कोई प्रश्न पूछा जाता, और जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इन सवालों से टैकल कर सकते हैं। अगला क्या क्वेश्चन पूछेगा ये आपके हाथ में नहीं है, परंतु अगला किस टॉपिक पे पूछेगा वो आपके हाथ में। G20 ऐसा ही एक टॉपिक है। आई होप आपका ये जो हमारी जो सीरीज़ है इसमें ये टॉपिक्स हैं आपकी हेल्प कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक अस। थैंक यू सो मच।